नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर 1 जो कि कृषि पर आधारित था और चैप्टर 2 जो कि स्वास्थ्य कल्याण पर आधारित है। एक लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आज के सेशन में अपन पिछले सेशन में जो भी स्कीम्स, जो भी फैक्ट्स हमने क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस किए थे, उसका एक बार रिवीजन करेंगे और आगे के क्वेश्चंस का अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले अपन कुछ फैक्ट्स को जानेंगे जो कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किए थे। तो देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी राजस्थान में संस्थागत जन्म की। एनएफएचएस के अनुसार, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार राजस्थान की जो संस्थागत जन्म दर है कितनी है, वो 94.9 है। 94.9 है, जबकि फिर हमने देखा था भारत में कितनी है, ये 88% है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं राजस्थान में जो संस्थागत जन्म दर की दर है वो भारत की तुलना में अधिक है। ठीक है, तो ये फैक्ट हमें याद रखना है, संस्थागत जन्म दर। चलिए, और इस तरह से हम दूसरा फैक्ट ये है कि देखो, गत वर्ष की तुलना में राजस्थान में 84 था, 84 से बढ़ के 94.9 हो गया। इसका मतलब राजस्थान में भी आंकड़े गत वर्ष की तुलना में सुधरे हैं। 2015-16 का जो फैमिली हेल्थ सर्वे था और ये 2019-21 का, वहीं हमने देखा राष्ट्रीय औसत 88.6 है, तो ये राष्ट्रीय औसत से राजस्थान में कहीं अधिक है। चलिए, अगला फैक्ट है एसआरएस डेटा के अनुसार राजस्थान में मातृ मृत्यु दर की बात करें तो मातृ मृत्यु दर राजस्थान में कितनी हो गई है, 113 से घटकर 86 हो गई है। इसका मतलब गत वर्ष की तुलना में इसमें भी सुधार हुआ है। अब भारत में राजस्थान में अगर 86 है, राजस्थान में 86 है, और वहीं राष्ट्रीय औसत कितना है, राष्ट्रीय औसत ये भी कितना है, राष्ट्रीय औसत ये भी 88 का है। इसका मतलब राजस्थान में भी मातृ मृत्यु दर की स्थिति और राष्ट्रीय औसत से कहीं ना कहीं अच्छी है। इसमें एक बात और याद रखना, मातृ मृत्यु दर को एमएमआर से डिनोट किया जाता है। और एमएमआर का इसमें ये जो माताओं की जो संख्या है वो किस पर मेजर की जाती है, प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर। मतलब जब 1 लाख बच्चे जीवित जन्म लेते हैं तब उस पर जो माताओं की मृत्यु हो जाती है, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, उसको मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। अब इसमें बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि गर्भावस्था की अवधि किसको माना जाता है, तो गर्भधारण से बच्चे के जन्म के 42 दिन तक की जो अवधि है उसको गर्भधारण अवधि माना जाता है। ठीक है, तो ये आंकड़ा याद रखना। 113 से घटकर राजस्थान में कितनी हो गई है, 86 हो गई है, और राष्ट्रीय औसत हमारा 88 का है, 88 का है, और ये 86, और ये आपका भारत में 88 है। चलिए, अगला फैक्ट हमने देखा था राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल जो अधिनियम है, मतलब सरकार, राजस्थान सरकार ने प्रतिबद्धता कर दी कि सभी जो राज्य के निवासी हैं, किसी भी वर्ग के हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में से हैं, चाहे शहरी क्षेत्र से हैं, कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ गुणवत्तापूर्ण, किफायती और सुलभ आपको स्वास्थ्य मिले, इसके लिए ये स्वास्थ्य अधिनियम लागू किया गया है। और कब लागू किया गया, आपके 2023 में। पूछा जा सकता है कि राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कब लागू किया गया, तो 2023 में ये लागू किया गया। चलिएगा, अगला फैक्ट, मुख्यमंत्री बाल संबल योजना। मुख्यमंत्री बाल संबल योजना किससे संबंधित है, तो ये है आपके दुर्लभ और वंचित जो दुर्लभ जो रोग हैं, दुर्लभ वंचित वर्ग के बात कहें या वंचित बच्चे या कुछ दुर्लभ रोग जिनसे बच्चे पीड़ित हैं, तो उन दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए सरकार ने एक योजना चलाई, जिसके अंतर्गत, जिसको नाम दिया मुख्यमंत्री बाल संबल योजना। दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों को राहत प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई है। इसमें फिर क्या प्रावधान किया गया है, इसमें वही 50 लाख तक का आपका इलाज किया जाएगा, 50 लाख तक का इलाज। ठीक है, इलाज का प्रावधान है। और दूसरा है, आपको इलाज के पश्चात 5,000 रुपए प्रति माह भी उस बच्चों की देखभाल के लिए प्रदान किए जाएंगे। बच्चे का मतलब है कितनी, 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, ये मेजर फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, राज्य के सभी प्रदेशवासियों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत प्रावधान क्या है, प्रावधान वही है, प्रदेश के सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और किफायती इलाज उपलब्ध कराना है। तो इसके अंतर्गत लोगों का क्या है, बीमा किया जाता है, बीमा किया जाता है। तो कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिसमें इस बीमा राशि को मुक्त रखा गया है, तो वो लोग भी हमें पता होना चाहिए कि किस किस को इससे मुफ्त में इलाज प्रदान किया जाएगा, बीमित राशि उनको नहीं जमा करानी पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले लाभार्थी हैं आपके एनएफएसए, एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो लोग आते हैं। फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना के अंतर्गत जो लोग हैं वो है। फिर तीसरा आपके ईडब्ल्यूएस से लाभान्वित,
वो लोग आएंगे। फिर चौथा असंगठित क्षेत्र के मजदूर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, श्रमिक की बात करें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आगे आपके, फिर आगे आपके वृद्धजन की बात करें या वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ नागरिक, और फिर है आपके लघु और सीमांत किसान, लघु सीमांत किसान, लघु सीमांत किसान। और यहां से एक लास्ट कैटेगरी जो बचती है वो आपके कोविड-19 प्रभावित जो लोग थे उनको इससे मुक्त रखा गया है। तो ये हमें कैटेगरी इस योजना के अंतर्गत ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किन किन को बीमित राशि नहीं भुगतान नहीं करना पड़ता मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत। तो हमें पता होना चाहिए एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसर, ईडब्ल्यूएस, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, वरिष्ठ नागरिक, लघु सीमांत किसान और कोविड-19 प्रभावित जो लोग हैं उनको इस सीमा जो बीमित राशि है उससे मुक्त रखा गया है। ठीक है, अब फिर बीमित राशि की बात करें भाई, तो बीमित राशि की राशि कितनी है, वो 3,2300 कितने का प्रावधान है, 2370 रुपए का आपको बीमा कराना पड़ेगा। और ये 2370 रुपए क्या है, वार्षिक प्रीमियम है, प्रीमियम की राशि वार्षिक है और प्रति परिवार है। ठीक है, अब इस 2370 रुपए में सरकार ने इस योजना के तहत कितने पैकेजेस बताए हैं जिनके तहत इलाज कराया जाता है, तो उन पैकेजों की संख्या है 2179 पैकेजेज है। अब इस पैकेजों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक भाग में 2002 हैं और एक भाग है आपके 177। ये दो पार्ट कैसे हैं, जो ये 2002 पैकेजेज है ये किस में है, आपके बीमा मोड पर, बीमा मोड पर, और ये है 177 आपके ट्रस्ट मोड पर। इस दोनों में डिफरेंस क्या है, बीमा मोड का मतलब यह है कि किसी कंपनी को हायर कर रखा है सरकार ने, तो वो बीमा कंपनी इन 2002 पैकेजेस का अगर आप लाभ लेते हैं तो बीमा कंपनी आपका भुगतान करेगी। लेकिन ट्रस्ट मोड पर इसमें 170 पैकेजेस को सरकार ने रखा है, अगर इन पैकेजेस में से आपको किसी का लाभ लेते हैं तो इसका भुगतान सरकार ने एक अपनी निजी कंपनी बनाई, क्योंकि उस पर कहीं ना कहीं भरोसा रखना ज्यादा बेहतर है, सरकार के लिए ट्रस्ट रखना ज्यादा बेहतर है। तो उसके लिए इन 177 पैकेजों को उस ट्रस्ट मोड पर रखा। फिर इसमें जो 25 लाख का प्रावधान है उसको इसी अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अगर आप बीमा मोड पर इलाज कराते हैं तो बीमा मोड पर 5 लाख रुपए तक का इलाज है, और वहीं ट्रस्ट मोड पर आपके कितने 20 लाख रुपए तक का इलाज किया जाएगा, कितना 20 लाख रुपए। ठीक है, इसी प्रकार इस 2370 में मतलब जो 25 लाख की राशि है उस 25 लाख की राशि को दो भागों में डिवाइड किया, एक तो 20 लाख और दूसरा है आपके कितने 5 लाख। 20 लाख है वो आपके किस मोड पर है, इस ट्रस्ट मोड पर है, और बीमा मोड पर 5 लाख। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बीमा मोड पर कितने रुपए तक का प्रावधान है, तो बीमा मोड पर तो केवल 5 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये इस स्कीम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो फिर ये तो है ही है कि इसको निःशुल्क आपातकालीन दवाइयां, जांच, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सारी चीजें इसमें उपलब्ध कराई गई हैं। कुछ इसके अलावा और जो प्रावधान है वो ये है भाई, इसमें अंग प्रत्यारोपण का प्रावधान है, कोक्लियर इम्प्लांट है, अन्य राज्यों में प्रतिपूर्ति है। अगर आप किसी अदर स्टेट में जाके इलाज कराते हो और आप बिल जमा कराते हो तो आपको पैसे की प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। हाल ही में इसमें 132 नए पैकेजेस जोड़े गए, जिसमें सर्जरी, मानसिक स्वास्थ्य, आयुष और जेरियाट्रिक, वृद्धजनों की देखभाल, इनको भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, फिर आयुष्मान वय वंदना योजना है। वय वंदन योजना 29 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ की गई है। इसकी डेट हमें याद रखनी है क्योंकि नई स्कीम है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत प्रावधान क्या है, वय वंदन, वय किसको कहा जाता है, वृद्धजनों को कहा जाता है। और इसमें प्रमुख प्रावधान ये है कि भाई 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो वृद्धजन हैं उनको निःशुल्क उपचार का प्रावधान किया गया है। और कितने रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का, 5 लाख तक रुपए तक का इसमें इलाज का प्रावधान है। और पहली बात तो ये 70 वर्ष, 70 वर्ष आयु, आयु कितनी 70 वर्ष, और इलाज कितने 5 लाख रुपए तक का इसमें प्रावधान है। और इसके अलावा कोई कंडीशन इसमें नहीं है, किसी भी वर्ग का कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति इसमें हो सकता है। ठीक है, फिर शुद्ध मिलावट पर वार अभियान कब प्रारंभ किया गया, तो 15 फरवरी 2024 को यह अभियान सरकार के द्वारा चालू किया गया था। मिशन मधुहारी के संबंध में कथन बताना है, तो मिशन मधुहारी 29 नवंबर 2024 से किया गया है। डायबिटीज फर्स्ट लेवल से जो प्रभावित लोग हैं उनको स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये प्रारंभ किया गया है। ठीक है, आप यहाँ से देख लीजिए, मधुमेह रोग से जो पीड़ित हैं उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मिशन मधुहारी प्रारंभ किया गया। और कहां से प्रारंभ किया ये देख लीजिए, आपकी चिकित्सालय नागौर से इसको प्रारंभ
किया गया है। और यहाँ हमने ऑप्शन बहुत बेहतरीन बनाया था कि इसका उद्देश्य राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर राज्य में शीर्ष शहद उत्पादक राज्यों की श्रेणी में राज्य को इंक्लूड करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिशन मधुहरी डायबिटीज से रिलेटेड है। फिर एक स्कीम थी आपकी माँ वाउचर योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर योजना। इस योजना में क्या प्रावधान किया गया था? इस योजना में प्रावधान था कि जो गर्भवती महिला हैं उनकी सोनोग्राफी की सुविधा उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। सोनोग्राफी की सुविधा प्रोवाइड कराने के पीछे सरकार का उद्देश्य था कि जो जोखिम है गर्भधारण में उसको पहचाना आसानी से जा सके। ठीक है, तो ये स्कीम थी। इसके लिए लगभग सरकार ने 2 लाख वाउचर जारी किए और इससे प्रदेश की 1.1 लाख लगभग 1.5 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित हुई हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस को बहुत डीपली घुमा के पूछा गया है कि भाई ये योजना आपने किस एसडीजी गोल से रिलेटेड है। तो हमें पता है एसडीजी गोल जो 3 है वो स्वास्थ्य और कल्याण से रिलेटेड है, इसलिए ये डायरेक्ट एसडीजी 3 से संबंधित है। एसडीजी अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे आगे। 17 की 17 गोल हमें याद होने चाहिए। ठीक है, आगे है टेलीमेडिसिन के संदर्भ में हब एंड स्पोक मॉडल का क्या तात्पर्य तो हब एंड स्पोक मॉडल का हमने तात्पर्य देखा था कि भाई हॉस्पिटल्स की एक कैटेगरी है ग्रामीण स्तर पर, जैसे पीएससी, फिर सीएससी, फिर जिला हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, फिर कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज आता है। तो ये इनका क्या है, हॉस्पिटल्स का एक पदानुक्रम है। तो इस पदानुक्रम को क्या कहा गया है? ये पदानुक्रम ही क्या कहलाता है? हब एंड स्पोक मॉडल कहलाता है। और ये टेलीमेडिसिन के अंतर्गत इसका ये ही प्रावधान है कि इस ऑप्शन देख लीजिए, प्राथमिक केंद्रों को उच्च स्तरीय संस्थानों से डिजिटल रूप से जोड़ना, ये क्या है? टेलीमेडिसिन। फिर होगा क्या, इसके लिए एक पोर्टल बनाया सरकार ने, कौन सा? ई संजीवनी पोर्टल। टेलीमेडिसिन के लिए जो पोर्टल है वो ई संजीवनी पोर्टल सरकार ने बनाया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान का पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत कितना है राजस्थान में? तो राजस्थान में टीकाकरण का प्रतिशत है आपके 80.4% है, जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय औसत से बेहतर है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत आपका कितना है टीकाकरण में? 76 है। राष्ट्रीय औसत 76 है और राजस्थान का कितना है? 80.4 है टीकाकरण पूरे प्रदेश में। देखिए नवजात मृत्यु दर की बात बताई। नवजात मृत्यु दर राजस्थान में कितना है? 20.2 है। 20.2 है, जबकि भारत में 24.9 है। यहां से कह सकते हैं राजस्थान में नवजात मृत्यु दर की स्थिति भारत की तुलना में अच्छी है। ठीक है, अब नवजात मृत्यु दर किसको इंक्लूड किया जाता है? नवजात किसको कहेंगे? नवजात कहेंगे 28 दिन तक के जो बच्चे होता है, 0 से 28 दिन तक का जो बच्चा है वो नवजात की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, फिर बात करें शिशु मृत्यु दर की, तो शिशु में किसको रखा जाएगा? आपका 0 से 1 वर्ष तक के बच्चे को शिशु कहा जाता है। और राजस्थान में इसकी दर कितनी है? 30.3% है और भारत में कितना है? 35.2 है। इसका मतलब शिशु मृत्यु दर की स्थिति में भी राजस्थान में काफी सुधार हुआ है और भारत की तुलना में राजस्थान की स्थिति बेहतर है। फिर बात करें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, तो ये भी राजस्थान में आप देख लीजिए बेहतर है। राजस्थान में कितना है? 37.6 है। भारत में कितना है? 41.9। तो यहाँ से नवजात मृत्यु दर, चाहे शिशु मृत्यु दर, चाहे 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर की बात करें, राजस्थान की स्थिति भारत की तुलना में बेहतर है। और डेटा भी बहुत सीक्वेंस से है, सिंपल है। 20.2, 30.3, 37.5, 37.5 लगभग याद रख सकते हैं। संस्थागत प्रसव की बात की तो हमने 94.9% राजस्थान का आंकड़ा है। और आगे बात करते हैं पूर्ण टीकाकरण, तो पूर्ण टीकाकरण का प्रतिशत राजस्थान में लगभग कितना है? 80.6%, 80.4% यह आंकड़ा है। कितना? 80.4। तो ये हमें याद रखने हैं डेटा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, क्योंकि इनको ना तो हर कोई याद करता है ना ही कोई याद कराता है। चलिए, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, मतलब स्कीम कब से चालू की गई? 1 अप्रैल 2022 से ये प्रारंभ की गई थी और वर्तमान में इसमें 1238 दवाइयों को सूचीबद्ध किया गया है। स्कीम का पर्पज सीधा है इंडोर और आउटडोर जो मरीज हैं उनको इलाज उपलब्ध कराना। सरकार के जितने भी दवाएं हैं और जांच हैं, निःशुल्क सुविधा का इसमें प्रावधान किया गया है। 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ की गई है। वर्तमान में 1238 दवाइयां इसके अंतर्गत सूचीबद्ध हैं। इंडोर आउटडोर इलाज उपलब्ध कराया जाता है। तो ये क्या समय के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे आज हो सकता है 1238 है, 428 सर्जिकल वस्तु हैं, 156 सूचर्स हैं। इनकी संख्या सरकार समय समय पर बदलती रहती है। तो ज्यादा लोड लेना नहीं। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना 1 मई 2022 से प्रारंभ हुई है। एक्चुअली आप देखिए कि यहाँ हमने लिखा है कि यह योजना 1 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हुई है, तो ये बात सही है। आप यहाँ से देखते हैं, बिल्कुल डी आंसर है अपना। इसका रीजन ये है कि भाई ये योजना 1 अप्रैल 2022 से
ट्रायल रूप में चालू की गई थी और 1 महीने बाद पश्चात 1 मई 2022 से पूरे प्रदेश में इसको लागू कर दिया गया था। तो अगर कब प्रारंभ हुई तो वो कहना ज्यादा बेहतर होगा कि 1 अप्रैल 2022 से ये योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, चलिए अगला, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, वाउचर योजना, वही बात, इसकी बात कर चुके हैं। इस योजना में गर्भवती महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सोनोग्राफी सेवाओं की सुविधा बढ़ाने के लिए 2024 में शुरू की गई थी। 2 लाख वाउचर जारी किए, जिसमें से 1.5 लाख गर्भवती महिलाएं इससे लाभान्वित हुई हैं। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम है। राजस्थान के 30 जिलों में इसको संचालित किया जा रहा है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय की एक रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार कितने गांव को हमने देखा था, तो 1020 गांव को फ्लोराइड के से प्रभावित के रूप में चिन्हित किया गया है। भारत के जल शक्ति मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार 1020 गांव, राजस्थान के कितने, 1020 गांव इससे प्रभावित है, फ्लोराइड से प्रभावित पाए गए। क्वेश्चन यहां से यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने गांव फ्लोराइड से प्रभावित पाए गए हैं, तो हमें आंसर बताना होगा। 1020 गांव इससे प्रभावित पाए गए हैं। ठीक है, और कितने जिलों में संचालित है, ये 30 जिलों में ये राजस्थान में संचालित किया जा रहा है। चलिए अगला फैक्ट देखिए। ठीक है, ये थे कल तक के क्वेश्चन जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए। तो आज का अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आधारित है आपके सिलिकोसिस पॉलिसी पर। ठीक है, देखते हैं क्या है कि सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के तहत सिलिकोसिस रोग से प्रमाणीकरण पर, अगर सिलिकोसिस रोग का प्रमाणीकरण होता है और उसके पुनर्वास हेतु कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जानेंगे सिलिकोसिस रोग के बारे में कि कैसे ये रोग होता है, क्या क्या इसमें स्कीम, इस पॉलिसी के तहत प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, नाम से क्लियर है, सिल्का, सिल्का मतलब रेत, मिट्टी, धूल, केकड़ आदि की के कारण ये समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जो खदानों में, खेती खदानों में, कल कारखानों में जहां पे पत्थर की कटाई की जाती है, ग्राइंडिंग की जाती है, मतलब जहां धूल का काम है, वहां अगर लोग काम कर रहे हैं तो उनके फेफड़ों में धूल जमा हो जाती है। फेफड़ों में धूल जमा हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं, चाहे श्वास लेने में तकलीफ होती हो, चाहे अपन बात करें टीबी की, विभिन्न इस प्रकार से उसमें कुछ बीमारियां हो जाती है। और ये बीमारियां क्या है, लाइलाज बीमारी है। इस सिलिकोसिस रोग का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो इसमें सरकार ने कुछ प्रावधान किए। ठीक है, तो सरकार ने प्रावधान किया कि भाई इसका बचाव ही उपाय है, सबसे बेहतर उपाय बचाव ही है। ठीक है, तो फिर भी अगर ये रोग हो जाता है तो उस लोगों के पुनर्वास के लिए, ठीक है, उन लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने कहा कि हम 3 लाख रुपए देंगे। ठीक है, सबसे पहला प्रावधान सरकार ने यह किया कि उन लोगों के पुनर्वास के लिए हम 3 लाख रुपए देंगे। और इसके अलावा सरकार ने इनको मासिक पेंशन का प्रावधान किया, मासिक पेंशन जो कि 1500 रुपए का इसमें प्रावधान है। पहली बात तो यह है। फिर दूसरी बात यह है कि भाई सिलिकोसिस रोग से प्रभावित जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने पर क्या प्रावधान है, मृत्यु होने पर उसके परिवार को क्या दे देंगे, परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा और इसके तहत 2 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। परिवार को 2 लाख रुपए इमीडिएट राशि ये दे दी जाएगी और वहीं उसकी जो पत्नी वगैरह है, पत्नी है या घर के जो वाइफ वगैरह है, ठीक है, तो घर की महिला सदस्य को उनको क्या दिया जाएगा, पेंशन से पेंशन दे दी जाएगी। अब पेंशन उनकी एज के अनुसार 1250 से कितनी हो सकती है, 1500 रुपए को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पत्नी को उनकी पेंशन कितनी मिलेगी, 1250 से 1500 रुपए की पेंशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे कि पहली बात तो पुनर्वास पर 3 लाख रुपए का प्रावधान है और उनको व्यक्ति को मासिक पेंशन 1500 रुपए दे दी जाएगी। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपए का आर्थिक संबल और उनकी पत्नी को 1250 से 1500 रुपए की पेंशन जो उनकी आयु के अनुसार उनको प्रदान की जाएगी। अब बात आई बच्चों की, तो बच्चों को पालनहार योजना से लाभान्वित कर दिया जाएगा। ठीक है, पालनहार योजना का प्रॉफिट दे दिया जाएगा। और पालनहार योजना के अलावा उनको मतलब आस्था योजना है, ठीक है, आस्था कार्ड योजना, आस्था कार्ड योजना से लाभान्वित कर देंगे। ठीक है, और क्या प्रावधान है इसमें अपन एक बार देख लेते हैं। ये तो बात क्लियर है, पुनर्वास हेतु 3 लाख रुपए की सहायता, 1500 रुपए प्रति सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे दी गई। ठीक है, और फिर विधवा पेंशन योजना के तहत 1200 रुपए से 1500 रुपए प्रति माह आयु के अनुसार उनको दे दिया गया। बच्चों की बात हमने कर ली, भाई बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिल जाएगा। पीड़ित परिवारों को आस्था कार्ड धारक परिवार के समान
बीपीएल की सुविधाएं मिल जाएंगी। और अगला एक पॉइंट बचा हमारा एनएफएसए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनको जो लाभ दिया जाना है वो भी उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन हमसे जो बेहतरीन बनता है वो यही बनता है कि पुनर्वास के लिए कितनी राशि दी जाएगी। तो पुनर्वास हेतु 3 लाख रुपए की राशि का प्रावधान है। वहीं अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। और फिर बात करी विधवा पेंशन योजना की, जो 1250 से 1500 रुपए उनकी आयु के अकॉर्डिंग है। और बच्चों को पालनहार योजना, अगला है आपके एनएफएसए से लाभान्वित पालनहार, एनएफएसए आस्था कार्ड योजना के समक्ष जो बीपीएल सुविधाएं हैं वो उनको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, फिर अगला एक इंपॉर्टेंट प्रावधान ये है कि भाई अंतिम संस्कार तक की सरकार ने इसमें प्रावधान कर दिया और उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए भी 10,000 रुपए की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और सरकार ने यह भी बताया इस पॉलिसी की वित्तीय प्रगति रिपोर्ट 2025 तक बताई कि भाई 614 करोड़ रुपए इस पे खर्च हुआ है। 20,478 पीड़ित परिवारों को इससे सहायता मिली है। अगर 20,478 राजस्थान में इसके पेशेंट्स हैं, इन लोगों को इससे लाभान्वित किया गया है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा नंबर है। सरकार को इस पे ध्यान देने की कहीं ना कहीं आवश्यकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना क्या था, क्वेश्चन की तरफ एक बार देखें कि सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के तहत सिलिकोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास हेतु कितनी सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। तो ये इसमें आपका आंसर होगा 3 लाख रुपए की सहायता राशि। इस तरह से सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकोसिस पॉलिसी के तहत सिलिकोसिस पीड़ित की मृत्यु होने पर उसके परिवार के आश्रित को 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही बात है, जैसा कि हमने अभी जस्ट देखा ही है कि मृत्यु होने पर परिवार पीड़ित जो परिवार है उनकी आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। बिल्कुल सही बात, राइट। या सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है, ये बात गलत है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला प्रथम राज्य नहीं है। प्रथम राज्य है आपका हरियाणा, और हरियाणा के बाद दूसरा राज्य है आपका राजस्थान। पहले नंबर पर हरियाणा, दूसरा है आपका राजस्थान। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इसका मतलब यह है कथन एक सत्य है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PMABHIM का मुख्य उद्देश्य क्या है। नाम से क्लियर है, आप देखिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। पहली बात तो ये प्रधानमंत्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई एक स्कीम है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य से संबंधित है और नाम से क्लियर है कि अवसंरचना का निर्माण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है मतलब हर एक लेवल पर हॉस्पिटल्स का निर्माण करना है, चिकित्सक वहां होने चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, और यही है इंफ्रास्ट्रक्चर। मशीन एंड लैब्स स्थापना की जानी चाहिए, लैब होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य पूछा है निजी अस्पतालों का विकास करना, ऐसा उद्देश्य नहीं। चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना, चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देना एक पर्पज हो सकता है सरकार का, लेकिन डायरेक्टली जो मेन इंपॉर्टेंट पूछा है वो ये है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार और उसका सुदृढ़ीकरण करना है। इसका मतलब सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। केवल ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करना है, ग्रामीण नहीं, ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, हर एक स्तर पर सरकार को इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PMABHIM, इस मिशन का उद्देश्य भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना का विस्तार करना है और जो पुरानी व्यवस्था है उसमें जो गड़बड़ है उसका सुधार करना है, सुदृढ़ीकरण करना है। यह मिशन भविष्य की महामारियों से प्रभावी ढंग से निपटने, प्रत्येक जिले के स्वास्थ्य सेवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने पर केंद्रित करता है। ये योजना हमारे लिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो इससे पूछना थोड़ा सा नहीं बनेगा, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि भाई सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने के लिए क्या प्रावधान किए हैं, उस योजनाओं के माध्यम से स्पष्ट कीजिए, तो वहां हमें लिखने में बहुत मदद मिलेगी। PMABHIM योजना, जिसमें हम बताएंगे कि भाई देश में स्वास्थ्य अवसंरचना का निर्माण करने के लिए, सुधार करने के लिए सरकार ने ये योजना चला रखी है। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इस मिशन के अंतर्गत कुल 406 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 131 ब्लॉक स्तरीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों PPHU का निर्माण और 6 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं सरकार के द्वारा स्थापित की गई हैं। 6 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं, ठीक है। 3 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए गए हैं। इस तरह 429 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए गए हैं, इसी स्कीम के तहत स्थापित किए गए हैं।
ठीक है, कितने 429 आरोग्य मंदिर, शहरी आरोग्य मंदिर हैं, वो इसी योजना के तहत सरकार ने स्थापित किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पीएम अभिम के तहत कितनी एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्वीकृत की हैं? तो अभी हमने देखा प्रदेश में 6 प्रयोगशाला, एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं इस योजना के तहत स्थापित, तो इस प्रकार सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आयुष्मान व्यय वंदना योजना के तहत प्रति वर्ष कितने रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है? तो हमने देखा आयुष्मान व्यय वंदन योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो वृद्ध जन हैं उनको 5 लाख रुपए तक के इलाज का प्रावधान किया गया है। तो 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 5 लाख, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस स्कीम के बारे में पहले अपन डीपली पढ़ चुके हैं। अगला है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत बीमा कंपनी को प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है? तो ये हमने देखा अभी 2370 रुपए की प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाता है। इस 2370 प्रीमियम राशि के पश्चात आप ये याद रखें क्या है, ये प्रति परिवार है और प्रति वर्ष है। ठीक है, 2370 रुपए। फिर इसमें हमें पता है, ये भी हम देख चुके थे, 25 लाख तक का निःशुल्क उपचार है और जिसमें से आपका 20 लाख किस पे है? 20 लाख तो आपके ट्रस्ट मोड पर और 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो आपके बीमा मोड पर था। ठीक है, और ये इस तरह से क्यों था, इसका रीजन क्या था? क्योंकि हमने देखा था उसमें टोटल 2 प्रकार के पैकेज थे। इसमें 2002 जो पैकेज हैं वो तो आपके बीमा मोड के पैकेजेज हैं, 2002 पैकेजेज बीमा मोड के हैं और 177 पैकेज आपके ट्रस्ट मोड के हैं। ठीक है, अगर ट्रस्ट मोड पे इलाज कराते हैं तो 20 लाख तक का और 2002 पैकेजों की तरफ इलाज कराते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज इसमें किया जाएगा। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है वन लाइनर, तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आपसे कुल कितने पैकेज इसमें शामिल हैं? तो इसमें कुल जो पैकेजों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2179 पैकेजेज। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ से अभी फिलहाल के लिए बीमा की राशि पूछी गई, प्रीमियम की राशि जो 2370 रुपए है। इस तरह बी ऑप्शन राइट आंसर। राजस्थान की नवजात मृत्यु दर 20.2 है, बिल्कुल सही बात है, राजस्थान की नवजात मृत्यु दर 20.2 है। और वहीं भारत की तुलना, भारत की बात करें तो ये लगभग 24 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो राजस्थान की नवजात मृत्यु दर 20.02 है, सही बात है। राजस्थान की नवजात मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है, तो हम देख पा रहे हैं राष्ट्रीय औसत से राजस्थान की जो नवजात मृत्यु दर है वो कम है। और नवजात का मतलब क्या होता है? जन्म से लेके 28 दिन की जो अवधि है वो बच्चा क्या कहलाता है? नवजात कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। कथन 1 व कथन 2 दोनों सत्य कथन। देखिए ये स्कीम के बारे में हम डायरेक्ट फैक्ट्स को जानेंगे। ये स्कीम है आपकी राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, आरजीएचएस योजना, जो सरकार के प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार ने ये स्कीम चला रखी है। तो किन किन कर्मचारियों को इससे लाभान्वित किया जाएगा, क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं, उनको बिना क्वेश्चन के माध्यम से हम डायरेक्ट देखते हैं कि भाई राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को कैशलेस और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं, पहली बात तो ये कैशलेस मिले और दूसरी बात है आपको गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाए, करने के उद्देश्य से ये योजना संचालित की जा रही है। और वर्तमान में लगभग 13.65 लाख परिवारों को इससे लाभान्वित किया गया है। तो मतलब राजस्थान के लगभग 13.65 लाख कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आरजीएचएस लाभार्थी की श्रेणी में कौन कौन आता है? तो इस आरजीएचएस की कैटेगरी में वर्तमान सरकार में जो माननीय मंत्रीगण हैं, माननीय विधायक हैं, अखिल भारतीय सेवा के जो रिटायर्ड हैं, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी, मतलब आईएएस वगैरह जो भी हैं, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और जो रिटायर्ड हैं वो भी अधिकारी, और वहीं से राजस्थान सरकार के सेवारत कर्मचारी और पेंशन भोगी। राजस्थान के तो दोनों हैं, कर्मचारी और पेंशन भोगी, ये कर्मचारी हैं। राजस्थान सरकार का कोई भी कर्मचारी, लेकिन भारत में केवल अखिल भारतीय सेवाओं की जो अधिकारी हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के जो सेवानिवृत्त हैं, चाहे आपके सेवारत हैं, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों अधिकारी राजस्थान सरकार के सेवारत और पेंशनभोगी, वहीं राज्य स्वायत्त निकाय सेवारत कर्मचारी और पेंशनभोगी, इन सबको इसमें लाभान्वित किया जाएगा। इसका मतलब हमें मुख्य रूप से जो याद रखना है वो ये है कि इसमें माननीय मंत्रीगण और माननीय विधायक और इसके अलावा जो भी आपके पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री हैं उनको भी इससे लाभान्वित किया जाएगा।
ठीक है। फिर भाई इसके लिए क्या आवश्यक है, तो आपके लिए पंजीकरण किसके माध्यम से होगा, जन आधार के माध्यम से। सर इसके इस योजना में पंजीकरण किया जाएगा, किसके तहत, जन आधार के माध्यम से। पात्र पंजीकृत लाभार्थी राज्य के सभी सरकारी 741 से अधिक निजी सूचीबद्ध जो अवसर अस्पताल हैं उनमें इलाज प्राप्त कर सकते हैं। एक तो सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल जिनको सरकार ने इसकी सूची में रजिस्टर्ड कर रखा है, उन सभी चिकित्सालयों में इलाज आपको मुफ्त मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कैशलेस ओपीडी, आईपीडी, डे केयर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके अंतर्गत फिर आयुर्वेद, फिर होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा के तहत भी उपचार सम्मिलित है। और आरजीएचएस लाभार्थियों को सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली है। ठीक है, तो कुछ कुछ बातें हैं। लगभग राजस्थान सरकार में 13.65 लाख, कितने, 13.65 लाख परिवारों को इससे लाभान्वित किया जाता है। जन आधार कार्ड के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है, पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली है। और सरकार के सरकारी और जो सूचीबद्ध अस्पताल है उसमें इनका लाभ मिलेगा। किस किस को मिलेगा, माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत और पेंशन भोगी। वहीं राजस्थान के सभी कर्मचारी सेवारत और आपके कौन से पेंशन भोगी जो कर्मचारी हैं, वहीं राज्य स्वायत्त निकाय सेवारत कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इससे लाभान्वित किया जाएगा। तो ये योजना भी हमें याद रखनी। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम, ये हम देखते हैं कि राज्य के 30 जिलों में इसको संचालित किया जा रहा है। और अभी जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग राज्य के 1020 गांवों को फ्लोराइड से चिन्हित किया गया है। तो आप देख लीजिए 1020 गांव को फ्लोराइड से प्रभावित है और राज्य के 30 जिलों को इसमें 30 जिलों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम का फायदा देखिए, 19,850 संदिग्ध फ्लोरोसिस रोगियों को इसे चिन्हित किया गया है। अगला, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी जांच योजना है। निरोगी क्लियर है, जांच योजना मतलब सरकार ये योजना 2013 में शुरू हुई थी लगभग, और राज्य सरकार द्वारा राज्य के चिकित्सालयों में समग्र उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई है। कोई खास बात है नहीं। मुख्यमंत्री जो आयुष्मान आरोग्य योजना है, वहां से क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा बनते हैं, ना कि यहाँ से। फिर भी हम एक बार हमने इसको देख लिया है। तो इस तरह से इस सेकंड क्लास में हमारा चैप्टर 2 है वो हम कंप्लीट करते हैं। और इसके अलावा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनको भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे अगली क्लास में। और इसके बाद हम चैप्टर 3 जो कि शिक्षा पर आधारित है, शिक्षा और शिक्षा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर, तो अपन स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। तो अभी के लिए धन्यवाद।